जम्मू कश्मीर में 370 से आजादी मिल चुकी है, 1 साल पूरा हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जुल्म का आप सामना कर रहे हैं। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 12 माह, 1 हफ्ते और 3 रोज़ से मकबूजा कश्मीर के महकूम और मजलूम भारतीय जबर की बदतरीन सख्तियाँ झेल रहे हैं। दुनिया भर के कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इंतहा पसंद भारतीय सरकार अपने तमाम ओछे हटकंडों के बावजूद, कश्मीर में 1 साल से जारी कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद कश्मीर में हालात को काबू में नहीं ला सकी है। मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, लाखों अफराद बेरोज़गार हैं, हज़ारों नौजवान कैद में डाल दिए गए हैं। दुनिया 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात पर मज़म्मत तो करती है, लेकिन जाहिर है दुनिया इंसानी हकूक़ और शख्सी आज़ादियों का एहतराम अपने मफादात से ज़्यादा नहीं करती। मगरबी ममालिक तो एक तरफ, इस्लामी दुनिया में ही कश्मीर के मसले पर ख़यालात बहुत फ़र्क पाए जाते हैं। इसका अंदाज़ा पाक सऊदी ताल्लुकात में कश्मीर को लेकर हाल ही में पैदा होने वाले आर्जी तनाव से ज़रूर लगाया जा सकता है। वो कि अब पाक सऊदी ताल्लुकात में दोबारा नॉर्मलसी का जो इम्कान पैदा होने लगा है, और इसका अंदाज़ा आर्मी चीफ और DGISI कि कल के सऊदी अरब के जो दौरा है उससे लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बुनियादी सवाल वही है कि कश्मीर पर आलमी नुक्ता निगाह गुज़िश्ता 1 साल की ख़राब तरीन हालात के बावजूद भी तब्दील क्यों नहीं हो सका है। अब इन हालात के पेश नज़र हुकूमत की इंसानी हकूक़ की वज़ीर जब ये कहती हैं कि दफ्तर ख़ारजा और इदारों ने कश्मीरियों और वज़ीर आज़म को मायूस किया है, तो क्या उनका बयानिया जो है इसमें कोई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ की ये अक्कासी करता है? ये एक सवाल है। तो अपने पैनलिस्ट से हम इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे स्टूडियो में आज शाह गुलाम कादर साहब मौजूद हैं, स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली। तो शाह साहब, एक तो वेरी वार्म वेलकम, आप कोरोना से जो है ठीक होकर दोबारा जो है वो आए हैं, सो गुड टू हैव यू इन आवर स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें UK से सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईमा महजूर साहिबा जो हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं अगर शुरू करूं नईमा साहिबा से। नईमा साहिबा, अब 12 माह, 1 हफ्ते और 3 रोज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू को जो है वो हो चुका है। 4 बिलियन का ये कहा जाता है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, $4 बिलियन की मईशत को जो है वो नुकसान पहुँचा है बकौल उनके। लाखों लोग इस वक्त जो है वो मुतासर हुए हैं। लेकिन अब हम जो इस वक्त चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हद तक अगर हम देखें कि चाइना को पाकिस्तान ने प्रोपोगेट किया, चाइना ने आगे उसको पुश किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, 3 इजलास हुए, कोई तब्दीली लेकिन नज़र नहीं आ रही है। क्या समझती हैं आप कि क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत एक बड़ी मंडी है और सबके अपने अपने मफादात हैं, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा? इज़ दैट द रीज़न इन योर ओपिनियन? देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन में जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें कुछ चेंज तो आ गया है। ऐसी भी बात नहीं है कि कश्मीर पे अब बात नहीं होती है। आलमी सतह पे बहुत सारे ऐवानों में, वो चाहे अमेरिकी कांग्रेस हो, वो चाहे बरतानिया की पार्लियामेंट हो, वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का सेशन हो, बात कश्मीर पे अब होने लगी है पिछले 1 साल से। मुझे लगता है कि जब ये 5 अगस्त 2019 वाला जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उससे पहले हुकूमत ने काफ़ी इस पे होमवर्क किया था और बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट जो है हासिल की थी, और एक तरह से एश्योरेंस ली थी कि आप इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मसला है, जैसा कि हुकूमत भारत कहती है। तो वो जब उस इम्प्रेशन में पहले ये था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया ने जब बाज़ाब्ता तौर पे इस मसले की हकीकत से लोगों को आगाह किया, आशना किया, तो उसके बाद से आवाज़ें शुरू हो गई हैं बहुत सारे ऐवानों में आलमी सतह पे। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी ये कहना कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन भारत में जो इस वक्त सिक्योरिटी का जो सिनारियो है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, क्योंकि सेफ्टी रीजंस वहां पे बहुत सारे बढ़ गए हैं।
वो चाहे माइनॉरिटीज के साथ सलूक है या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस पे काम करने की जरूरत है, जिसमें और ज्यादा मोमेंटम लाना होगा, तभी आप आलमी सतह पे और मदद हासिल करते हैं, सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा नईमा साहब, बिफोर आई गो टू द अदर गेस्ट, अगर मुझे आप ये जिस तरह जो आपने बात की है उसी पे कैपिटलाइज आगे करूंगी। आपने कहा कि इस पे और काम करने की ज़रूरत है। अब और काम किस ज़ुमरे में आप किस तरह चाहती हैं कि किस तरह इस पे किया जाए, किस तरह इसको उठाया जाए? आप क्या समझती हैं किस तरह इस पे बेहतर काम हो सकता है? देखिए, जो एक साल से आप कश्मीरी डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बात करने वाले लोग हैं, आर्टिकुलेट हैं और अपनी बात, अपने मसाइल जो जिस तरह से वो कह सकते हैं, उन्होंने इस पे आप यकीन नहीं करेंगे कि एक साल में उन्होंने पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो किसी हद तक वो कामयाब हो गए हैं कि अपना मसला दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और सिफारती लेवल पे जहां आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी काफी इसमें अहम पेशरफ्त की है। मुझे लगता है कि अगर सिफारती सतह पे और कश्मीरी डायस्पोरा को और ज्यादा मोबिलाइज किया जाए तो इसको बहुत आगे ले जाया जा सकता है और इम्कान है कि सपोर्ट बहुत बड़ी हासिल हो सकती है। अच्छा नईमा साहिबा जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने इस पे बहुत अच्छा किरदार जो है वो किया है, पाकिस्तान ने इसको प्रोपोगेट किया है, लेकिन हमारी जो अपनी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं प्रोड्यूसर, वो क्या कह रही हैं ज़रा वो सुनवा दीजिए, फिर मैं शाह साहब से उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। इतने पुराने तौर तरीकों पे हमारी डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है वो चलती है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। एक दिन जाके आप तकरीर कर लें, दैट्स नॉट इनफ। आपका एक पूरा एजेंडा होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए जिस पे मल्टी डायमेंशनल लेवल्स होने चाहिए। अच्छा शाह साहब, नाउ दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने ये बात की। आपको याद है माजी में भी कुछ जब ये हुआ था, राइट आफ्टर दैट इन्होंने ये बात की थी, अब दोबारा कर रही हैं। आप representing the Kashmiris, representing the Kashmir diaspora, आप क्या मानते हैं और कश्मीरी क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान ने हैज़ पाकिस्तान डन इनफ, या जिस तरह ये कह रही हैं कि उस तरह मैसेज ट्रांसलेट नहीं कर पाया इवन प्राइम मिनिस्टर का भी? योर टेक ऑन दिस। शीरी मज़ारी साहबा कोई नई बात नहीं है। न्यूक्लियर पॉलिसी और कश्मीर पे शुरू से उनका एक, जब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में भी थी तब भी वो बात किया करती थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ फरमा रहे हैं, ये कुछ फरमा रही हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी कुछ फरमा रहे हैं, इनमें यकसूई नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड पॉलिसी के जे कश्मीरी कॉज ये नहीं। इनको घर के अंदर बैठ के जो भी बात करनी है घर के अंदर बैठ के करें आपने, और अपनी पॉलिसी को डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की न जुर्रत कर सकते हैं और न किसी पाकिस्तानी कौम उनको करने देगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एवेन्यूज़ तो बहुत हैं। ये कोरोना की वजह से शायद थोड़ा सा चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एवेन्यूज़ अभी बहुत हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है पाकिस्तान के पास है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोग और आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोग किसी सूरत हिंदुस्तान के दबाव को कबूल करने को तैयार नहीं है। मकबूजा कश्मीर में वो जितना जुल्म सितम करते हैं, साथ साथ LOC पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है LOC पे, 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आज़ाद कश्मीर की। हर रोज़ अभी 13 तारीख और 14 तारीख के दरमियानी शब को उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बेशुमार गोलाबारी की और वहाँ पे एक बच्ची जो है वो शहीद हो गई, पर खिलौना बम फेंक देते हैं। वो एक उससे चंद दिन पहले एक नौजवान जो है वो दुनियाल में वो शहीद हो गया। बात यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ OIC के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ। मैं OIC एक इदारा है, बस ठीक है तो है हाँ, लेकिन आपके पास यूरोपियन यूनियन है, आपके पास अफ्रीकन यूनियन है, आपके पास और दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के एसोसिएशंस हैं, आप उनके पास जाएं, आप जाएं। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर अपने लेवल पे कम से कम 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको एक टेलीफोन, अगर कुछ भी नहीं कर सकते और कश्मीर स्पेसिफिकली ऑन कश्मीर अगर एक टेलीफोन करें तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बात आगे की तरफ चल सकती है। मैं ज़रा जनरल साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जनरल साहब, जो शीरी मज़ारी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं, या जिस तरह अभी शाह साहब बात कर रहे हैं
اور اس میں کوئی میرا خیال ہے بڑی اس میں کریڈیبلٹی نظر آتی ہے کہ ایک مختلف موقف حکومتی کوارٹرز سے جو ہے وہ آ رہا ہے which is not good for the کشمیری cause. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے اور حکومت کو ایک یکسوئی سے جو ہے وہ ایک اپنا کنسرٹڈ ایفرٹ ایک یکسو جو ہے وہ موقف بھی ان کی طرف سے آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، جو بات کی ہے، بات درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ یہ چیزیں پبلکلی نہیں بات کرتے، آپ کو اندرون خانہ اپنے ڈسکشنز کرنی چاہیے، اور ادھر کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے وہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی تھی. اسی طرح جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے پبلکلی اپنا خیال کا اظہار کر دیا سعودی عربیہ OIC کے بارے میں، یہ بھی پبلکلی بات کرنے والی نہیں تھی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک میچور قسم کا آپ کا عمل ہے یا آپ کا کانڈکٹ ہے کہ آپ وہ پبلکلی باتیں کرتی ہیں جو آپ کی ویکنس کو ظاہر کرتی ہیں. یہ کوئی بھی ملک نہیں کرتا. اپنی ویکنسز یا آپ کے اندر کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں تو وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اندر بات کریں اپنی کیبنٹ میٹنگز میں، یہ ڈیفینیٹلی خرابی ہے. لیکن دوسری طرف جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جب یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ تھا، لیکن وہ امپیکٹ جو کریٹ ہوا وہ ڈیلیوٹ ہوتا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن آفس نے اس امپیکٹ کو فردن اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس میں بہت کچھ کرنے کو تھا. دیکھیے اس وقت بھی انڈیا نے جب یہ اسٹیٹس بدلا ہے کشمیر کا، اس کو یونین ٹیریٹری وغیرہ بنایا، تو وہ ایک بڑا معصوم سا ہم لوگوں کو ایک ایکسپلینیشن دیتے تھے معصومانہ. وہ یہ تھی کہ جناب ہمارا آئین تھا، ہمارا آرٹیکل 370 تھا، ہم نے لگایا تھا، اس میں ڈالا تھا، ہم نے نکال دیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہمارا آئین ہے، پاکستان کو تو نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو کسی نے ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا تھا دنیا میں، اور وہ جہاں جہاں جا کے یہ نیریٹو اپنا پھیلا رہے تھے. اگر بعد میں ان کے لیڈرز کی گفتگو سنیں، ایون ٹرمپ نے 1-2 دفعہ کہا کہ بھارت کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو بس ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا میں باور کرانی تھی، کیونکہ لوگ اتنی سردردی نہیں اٹھاتے کہ وہ کاغذات کو کھنگالتے پھریں اور اس میں سے نکالیں کہ یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں کیا کہتی ہیں، یہ جنیوا کنونشنز کیا کہتے ہیں. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ آپ آبادی کا تناسب بدلتا دیکھ رہے ہیں، which is a very serious thing. لیکن آپ نے سال میں اس آنے والے خطرے کو روکنے کا کوئی کام نہیں کیا. یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا. قطع کلامی کی معافی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آتی ہوں تھوڑا سا بیک ٹو ڈیفر ہے کہ بجائے اس کے کہ سارا ملبہ جو ہے وہ فورن آفس پہ ڈال دیا جائے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرائم منسٹر صاحب از لیڈنگ دس شپ، تو کیا پرائم منسٹر کی کوئی رسپانسبلٹی اس میں نہیں ہے؟ we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک میں شاہ صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی تھی. ذرا شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی اور پھر نعیمہ صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو اسی پہ لوں گی. شاہ صاحب جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایز اے کشمیری، دا وائس آف کشمیریز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے یہ سارا کچھ کر کے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا واٹ از انڈیا گینڈ؟ دیکھیں 2 باتیں میں ایک بات تو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ انڈین ڈیموکریسی اینڈس ویئر دی ٹیریٹری آف کشمیر اسٹارٹس. ہندوستان کا دستور ہو، ہندوستان کا آئین ہو، ہندوستان کے ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہو، ہندوستان کی جمہوریت ہو، ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، یہ ساری چیزیں جب ٹیریٹری آف کشمیر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. ورنہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کیا ہے کہ جی وہ کوئی جو ہے وہ عجیب فیصلے وہ دیتے ہیں. آج تک میں نے ایک ٹویٹ کیا تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا انڈیا سے. میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتا دیں کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کبھی کشمیریوں کو کوئی ریلیف دیا ہو. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں بڑا مختصر سی بات ہے کہ ہندوستان کے پاس آرم سروسز اسپیشل پاورز ایکٹ کشمیر میں پہلے سے لاگو تھے. ہندوستان کے پاس تمام آکوپیشنل فورسز ادھر ہی موجود تھی. ہندوستان نے جو جبر کرنا تھا، جو ہندوستان سے کہیں سے لے کر آنا تھا لوگوں کو، وہ سب کچھ وہ لے کر آئے ہوئے تھے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس سے پہلے فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے کوشش کی کہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو سیاست میں لے آئیں، ان کو وائس بنائے تاکہ وہ بھی ورک نہیں کیا.
تو ہندوستان نے یہ جو کچھ بھی کیا اس میں ڈیموگرافک چینج کے لیے 10-20 سال 30 سال کی بات کریں گے، اور اس میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جموں کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جموں میں لا کر وہ انڈیا سے آباد، وادی میں آباد ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرے خیال میں وہ وادی میں وہ جو مرضی کوشش کر لیں انشاءاللہ تعالی وادی میں تو وہ وادی کشمیر میں نہیں کر سکیں گے، لیکن ہندوستان کے اس سارے عمل کرنے سے پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، کشمیری ڈائسپورا انٹرنیشنلی ایکٹیو ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو کچھ ہندوستان نے اپنے دوست کھو دیے وادی میں، بلنڈر آف ایک کولوسل بلنڈر، بالکل اسے بلنڈر کیا انہوں نے، لیکن اس کا اگر ہم وی کین میک اٹ ایز این اپرچونٹی، بلیسنگ ان ڈسگائز، ہماری اگر اپرچونٹی کو ہم استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ نعیمہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں۔ نعیمہ صاحبہ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح چیزیں لے کے چلیں، اور آبویسلی شاہ صاحب نے بھی بات کی، او ایس سی کا نام لیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ او ایس سی سے ہماری جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہوتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیوائڈ تو ہمیں پورے ویسٹرن ورلڈ میں لگ رہا تھا، لیکن جو جی سی سی نیشنز میں جو ہمیں ڈیوائڈ نظر آیا وہ ایک اور ہی اس کا ایک اور ہی جو ہے وہ نیریٹیو اور اس کا ایک اور ہی ریمیفیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جی سی سی ممالک جو ہیں وہ اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ جس طرح لٹرلی آرم ٹوئسٹنگ جو ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کیا ہوتا رہا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دس از دا فال آؤٹ آف دا جیو پالیٹکس جو بہت زیادہ لوگوں کے، بہت زیادہ ممالک کے جو ہیں وہ عزائم ہیں، اس کا یہ فال آؤٹ ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ آرم ٹوئسٹنگ کی جا رہی ہے، پاکستان کو کشمیر کو ایک جواز بنا کے؟ دیکھیے آپ کو اس وقت سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جو نئے بلاکس اب شروع بنتے جا رہے ہیں، اور اس کی شروعات ہو گئی ہے کہ چائنا، پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا ایک طرف، پھر آپ دیکھیں گے یونائٹڈ عرب امریٹس، اسرائیل، سعودی اور انڈیا، امریکہ وہ ایک طرف۔ تو اس میں کچھ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں یورپ میں جو خود اس وقت جو نیٹو کی صورتحال ہے وہ بھی سب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ جو نیٹو کنٹریز کے بیچ میں بھی ایک اس وقت رفٹ چل رہا ہے آپس میں، اور بریگزٹ کے بعد جو برطانیہ جب یورپ سے الگ ہو گیا تو پوری دنیا میں ایک ہلچل سی، ایک انتشار مچا ہوا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف اس وقت پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک، مسلم ممالک جن کو ہم چیمپئنز کہتے ہیں مسلمانوں کے، ان کی بھی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے بہت سارے طریقوں سے، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن وہ مطلب اس کو آپ ویزیبل تو نہیں دیکھیں گے، لیکن پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو مجھے اس میں ایک چیز ہے کہ جو پاکستان نے بھی اب لگ رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک لائن جو اختیار کی ہے، جس کا تعین، ایک جو سمت جو ہے، ایک ڈائریکشن جو ہے عمران خان نے جس کا تعین کیا ہے، وہ بھی ایسا برا نہیں ہے جو لائن انہوں نے اختیار کی ہے، لیکن صرف آپ اس ایک لائن پہ رہ کے آگے اپنا جو موقف ہے وہ اس کی حمایت حاصل کریں گے، وہ آج کی دنیا میں شاید ممکن نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ان ملکوں کے پاس بھی جانا ہوگا جن سے اگر آپ کی کوئی انبن بھی چل رہی ہے، ان کی سپورٹ بھی حاصل کرنی ہوگی، اس لیے کہ جب تک آپ وائڈر پرسپیکٹیو میں اپنے موقف، اپنے نریٹو کی حمایت حاصل نہیں کریں گے، آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جن کو آپ سپر پاور بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، تو ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے انڈیا جو ہے وہ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کے ریلیشنز بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ان ملکوں کے پاس جاتا ہے اور اپنا موقف جو ہے سامنے رکھتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا پرسپیکٹیو اس پہ کیا ہے؟ جو جی سی سی کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح آرم ٹوئسٹنگ کی جا رہی ہے، کیا یہ وہی پرانا پلان ہے جو بھارت کی ٹھیکیداری سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے خطے کی حد تک؟ کیا یہ اسی کا فال آؤٹ ہے سارا جو نظر آ رہا ہے ہمیں؟ دیکھیے، پہلی بات میں یہ شاہ صاحب نے ابھی جو ذکر کیا ہے میں اس پہ ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آبادی کا تناسب وادی میں بھی بدلا جا رہا ہے اور بڑی جلدی مکمل بدلا جائے گا۔ وہاں آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، یہاں یہ ہے کہ ان کو سٹیزن شپ دے کے
तो उनको एक वोटिंग राइट मिल गया, वो जहां भी मौजूद होंगे वोटर्स लिस्ट में उनके नाम अपीयर होंगे और वो आइंदा वोट देंगे जो कि हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर के शहरी जो आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो कोई कराची में बैठा है, कोई लाहौर में है, कोई और उधर, लेकिन उनकी सिटीजनशिप वहां की है, वो वोट देते हैं और उसके मुताबिक करते हैं, और ये एब्सेंटीज वहां पे होंगे और ये रोकने की जरूरत है। अगर नहीं हम रोकेंगे तो ये होगा, और इसके रोकने का तोड़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते। हमने एक नक्शा इशू किया, क्या नक्शा ही आखिरी कदम है हमारा? हम क्या नक्शे से आगे जाके, नक्शे में हमने सारा इलाका दिखा दिया कश्मीर का जो इलीगली इंडिया के पास भी है, लेकिन हम क्या आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के सारे इलाके की अनाउंस नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिकली क्या वो वोटर रजिस्टर नहीं कर सकता? आपको बेशुमार वोटर कश्मीर का मिलेगा जो बाहर कहीं बैठा हुआ है, जो डायस्पोरा कश्मीर का दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर बैठा हुआ है, वो उसको वोटिंग राइट मिलेगा। आप उसको यहाँ पे गवर्नमेंट में जब आप उसको अपनी पार्लियामेंट में जगह देंगे, सीटें देंगे, तो फैक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो इंडिया के पास है इलीगली। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं इन चीजों पे कि भाई हमें भी कुछ करना है। वो सिख दुनिया में 4 करोड़ हैं, वो अपना लेके बैठे हुए हैं कि जी हमने कराना है रेफरेंडम, और यहाँ कश्मीरियों की तादाद हमसे उनसे ज्यादा है, मुसलमान भारत में उससे कहीं ज्यादा है, ना उनको ख्याल आता है ना हमारे लोगों को ख्याल आता है कि भाई हम भी कुछ आगे करें। तो मकसद कहने का ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरीके सोचने चाहिए कि अपने आप को हमने असर्ट कैसे करना है। आपके लोग अगर वोट दे के इधर और इंडियन इलेक्शन का वहां बाइकआउट करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा इलेक्शन वो है जो मुजफ्फराबाद में हो रहा है, तो उसकी लीगल हैसियत इंडिया की इतनी डिल्यूट हो जाएगी दुनिया में कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन मकसद कहने का ये है कि इसके लिए एक आपको हिकमत अमली चाहिए। जो आपके बाहर कश्मीरी आबाद हैं वो तो सारे वोटर फौरन बन जाएंगे, दूसरों के लिए रुकावट होगी, और वो ये कि कभी इंटरनेट बंद कर दिया, कभी कुछ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आपका लिंक नहीं होने देंगे, लेकिन बारसूरत वो अपने रिश्तेदारों के जरिए किसी के जरिए बाहर से वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और हमें इंटरनेशनली उनकी वोटर लिस्ट छाप देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, उनके एड्रेसेस के साथ, ताकि दुनिया को पता लगे कि लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो बात यह है कि, और ये मैं तो ऑफ हैंड एक तजवीज़ दे रहा हूँ, इसको मजीद आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और इसके ऊपर इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप देख लीजिए कि इसमें क्या और तब्दीली करने की जरूरत है। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि नक्शा छाप के आप उस पर ना बैठ जाइए। हमारा मुश्किल यही है कि हम 1 साल गुजार लेते हैं, एक काम करते हैं, उसके बाद उस पर 1 साल गुजार लेते हैं, फिर साल बाद हम कुछ और सोच लेते हैं। तो ये तो चीज इस तरह नहीं चलेगी कि काम जल्दी करने के। अब जो आप बात कर रही हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, देखिए बात यह है कि भारत की अपनी जो भी हैसियत हो, अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटजिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, चाइना को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो एडवर्सरी है, हम चाइना के इत्तेहादी हैं, इंडिया उनका इत्तेहादी है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ कैंप में बैठे हुए हैं, तो कोई चीज कॉमन नहीं। एक वक्त ही हमारा एक टेक्टिकल स्टेज, आप कह लीजिए कि एक स्टेज के ऊपर हमारा कुछ अमेरिका के साथ मफादात मिलते हैं जो अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से हैं, लेकिन उसमें भी अमेरिका आज वहां से निकलने के लिए तो ये आपको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंदर उसके पाकिस्तान के लिए जो ग्रज है, जो नफरत है, वो बहुत है। वो क्यों लेकिन है? मसला मैं ये पूछ रही थी कि इस दफा तो जीसीसी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि जो आर्म ट्विस्टिंग इस दफा हो रही है वो तो जीसीसी की तरफ से। जी मैं उससे भी आ रहा हूँ। तो ये जो अमेरिका को असल प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता, पाकिस्तान तो हमें कहता रहा मुज़ाकरात करें, अगर ये मुज़ाकरात की बजाय जंग लड़ते हमारे साथ, तो शायद हम वहां से फाते होकर निकलते अफगानिस्तान से। ये उनको बड़ा दुख है। तो नेचुरली हमें इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए अमेरिका वगैरह पे, हमें यही देखना है कि हम अपना रास्ता खुद निकालें। मेरा सवाल हमेशा यही रहा है कि OIC हो, कोई भी हो, वो आपको क्या देते हैं या नहीं देते, क्या हमने अपना काम पूरा किया है? क्या हमने जाके अपना मौक़िफ़ जो है, अपना जो नैरेटिव है, वो घर घर जाके सुनाया हर मुल्क में? क्या इंडिया के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हम हर जगह पहुंचे हैं? हम नहीं पहुंचे। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है तीनों मेहमानों का कंसेंसस है, आप तीनों यही बात कर रहे हैं कि उस तरह जो है वो बयानी अपना नहीं बनाया गया, उस तरह नहीं जो है वो बयान किया गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जनरल साहब, कथा कलामी की माफ़ी। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा, तो जो रेजोल्यूशन है किस तरफ जो है वो चीज़ें जानी चाहिए, इसका आखिर हल क्या है, दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईमा साहबा की तरफ जाऊंगी और क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, तो नईमा साहबा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप क्या समझती हैं कि क्या किस तरह जो है वो आगे चलना चाहिए, किस तरह आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए? देखिए, आपको कश्मीर की सूरत हाल का इल्म है कि वहाँ पे किस तरह के हालात से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं, किन मसाइब से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पे पहले तो इंसानी हकूक की जो पासदारी है उस पर नजरसानी की ज़रूरत है और उस पर दुनिया को बताना है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बंदिशें हैं, जर्नलिस्ट पे पाबंदियां हैं, ये जो इंटरनेट पे लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे मुल्कों में जाके लॉबिंग की ज़रूरत होगी, और वो चाहे आप कश्मीरी डायस्पोरा के थ्रू करवाएं या पाकिस्तान अपने तौर पे करे थ्रू डिप्लोमेटिक मिशन। तो लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जंग भी जो है वो किसी सूरत में कोई हल नहीं है कि जब तक आप अगर इस मसले का हल चाहते हैं तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जो इस वक्त जहां पे आप देखेंगे कि जहां बिल्कुल कश्मीर मसले के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, एक नैरेटिव जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बनाने की जरूरत है, एक पेपर बनाने की, जिस तरह हमने पहले भी एक देखा था, वे फॉरवर्ड एक बनाया था कश्मीर पे। तो इस तरह एक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है जिसकी बेस पे आप एक नैरेटिव बना सकते हैं और विद अथॉरिटी लोगों के पास जाके, मुल्कों के पास जाके बता सकते हैं कि ये जो है तारीखी पस मंजर में ये मसला है और इस मसले का कता कलामी की माफी, जिस तरह अगर डायस्पोरा के एंगल से देखा जाए, पैलेस्टाइन की जिस तरह BDS की मूवमेंट चलती है, क्या कोई उस तरह की मूवमेंट चलाने का कोई डायस्पोरा का कोई आगे इरादा है या कुछ कंसिडरेशन है इस तरह की? देखिए, अभी रिसेंटली यहाँ पे बरतानिया में एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें न सिर्फ फलस्तीनी, कश्मीरी, तमिल और जो दूसरी बरादरियों के लोग हैं जैसे कुर्द, इस तरह के सारे जहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे या चेचनिया में, वो सारे जमा हो गए थे और एक प्लेटफॉर्म पे ये तय कर रहे थे कि हमें एक कंसोलिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जिसमें तमाम लोगों को आना होगा और एक साथ अपने जो मसाइल है उनको शेयर करके दुनिया तक पहुंचाना होगा। तो फलस्तीन और कश्मीरियों में तो काफी कुछ मुमासिलत है और वो हो रहे हैं, और बल्कि फिल्में, अब एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है जो अभी फिल्म बना रहा है फलस्तीन और कश्मीर को लेके एक साथ। तो इस तरह एक कोशिश तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये है कि इसका मोमेंटम बीच में जैसे बहुत कम हो जाता है और लगता है कि मसला अब बिल्कुल सर्द खाने में चला गया। तो वो अगर उसका मोमेंटम एक तरह से कायम रखा जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह से इसको आगे चलाया जा सकता है। ठीक है शाह साहब, योर स्टांस ऑन दिस, किस तरह जो है रेजोल्यूशन आगे, किस तरह जो है वो आगे चल सकते हैं? मेरी गुजारिश ये है कि आज तक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश की गई इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से कोई बात नहीं हुई। तो इंडिया ने तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ जाना नहीं है, इसलिए कि उन्होंने उनका इंटरेस्ट देखिए ना, वो जो अभी मोदी सरकार वहाँ मौजूद है उनका बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सिनेरियो को क्रिएट करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व के एक फ़िलासफ़ी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन हमें पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जब भी कोई थोड़ा बहुत इशू रेज होता है, लोग मरते हैं, लोग शहादतें देते हैं, सब कुछ होता है, फिर मैनेजमेंट की तरफ दूसरे ममालिक आते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप स्ट्रेट अवे बात करनी चाहिए कि आप मैनेजमेंट बहुत होगी, 72 ईयर 73 ईयर, तो वो ना करें टॉक, लेकिन हमें तो अपना रेजोल्यूशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वही तो न्यू आइडिया जनरल साहब भी कह रहे हैं, नईमा भी कह रही हैं, तो मतलब नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि कश्मीरी और पाकिस्तानी ने कुछ लूज़ नहीं करना, जो लूज़र अल्टीमेट होगा वो इंडिया ने होना है, इसलिए कि कश्मीर के लोग इंडिया के साथ नहीं है और इंडिया को इस बात का पता है, इसीलिए वो रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाता। तो हमें रेजोल्यूशन के लिए जो भी पेपर डॉक्यूमेंट करें, डायलॉग करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, दुनिया भर में जाके प्रोपोगेट करें, जो कुछ भी करें उसके लिए एक बड़ी कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी पड़ेगी और उस एफर्ट को आगे लेकर हमें बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम किसी जगह पर पहुंच सकते हैं।
जन साहब आपसे भी यही सवाल और साथ साथ एक और चीज़ अगर उस पर आपसे करना चाहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आ रही है, साथ साथ भारत के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख वाला चल रहा है, क्या इस सारे को अगर एक तनाजुर में देखा जाए तो क्या कोई इम्पैक्ट आ सकता है या कोई इम्पैक्ट बनाया जा सकता है इसका, अगर इस पर अगर ज़रा नज़रसानी करें? देखिए इम्पैक्ट तो आया है। आज सूरत हाल ये है कि कश्मीरियों के अलावा तीन, कहा जाता है कि जनाब तीन फ्रीक और आ गए, बन गए, यानी एक चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये चाइना का फैक्टर जो है ये मोदी की अपनी हरकत की वजह से हुआ, जो उसके अपने मुल्क में कहा जा रहा है कि अगर ये यकतरफा इसने 370 की एब्लिगेशन न की होती तो ये चाइना वाला किस्सा चाइनीज ये न करते। लेकिन बारसूरत अब चूंकि हो गया है तो हमारे लिए तो एक स्ट्रेंथ है कि अब आप चाइना को भी साथ इस इशू पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना कॉन्टेक्ट बदलना है, जैसे शाह साहब इंडिकेट कर रहे थे। बात ये कि आज तक हमने किया क्या है, या तो हम भारत की मिन्नत समाजत करते रहे मुज़ाकरात के लिए, वो हमें आगे से यही कहता रहा कि जनाब जब तक टेररिज्म नहीं आप छोड़ते, टेररिज्म वो खुद करा रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन हमारा कोई बंदा बोलता ही नहीं था कि जनाब टेररिज्म आप करा रहे हैं। लिहाजा एक तो वो मिन्नत समाजत, अब जब से उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर लिया यूनिलैटरल एक्शन करके, तो अब हमारी पॉलिसी है रिएक्शनरी, जो वो कहते हैं आगे से हम जवाब देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। भाई आपने अब इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना है, दो तरफा काम तो खत्म हो गया। यूनिलैटरल एक्शन के बाद प्रैक्टिकली शिमला एग्रीमेंट जो है वो अब सरखाने में चला गया। अब हमें उसके ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें अब अपना यूनिलैटरल एक्शन देखना चाहिए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और वो अब इंडिया या कोई आप पे एतराज कर ही नहीं सकता कि आप यूनिलैटरल ये क्यों कर रहे हैं। वहां पे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को जो उन्होंने छोड़ा है, उनसे अंडरटेकिंग ली है, उनको उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम कश्मीर का स्टेटस वो रहेगा तो यही कि जो आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा, लेकिन उनको दोबारा हम एक रियासत का स्टेटस दे देंगे, स्टेट बन जाएगी और आपको फिर वहां पे हुकूमत मिल जाएगी। वो इस लालच में आ गए और उनको गालिबन को फेडरेशन में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ देने के लिए कहा है। अब ये चीज मटेरियलाइज अगर होती जाएगी तो आप फिर ये अपॉर्चुनिटीज हाथ से खोना शुरू कर देंगे। आप क्यों नहीं इससे पहले कोई रिएक्ट करते, आप क्यों नहीं इससे पहले कोई इनिशिएटिव अपने हाथ में लेके तो आगे बढ़ते, कि उनका ये जो आगे नजर आ रही है उनकी स्कीम, उनकी प्लान, वो फेल हो जाए, वो लॉन्च ही ना कर सकें। ये मुसीबत ये है कि हम यहाँ पे रिएक्शनरी वो करेंगे, वहां दोबारा एक रियासती असेंबली का इलेक्शन आ जाएगा, ऊपर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला बैठ जाएगा, फिर आप रिएक्शन शुरू करेंगे। वो आपके सारे जो हैं वो जो रिएक्शनरी पॉलिसीज आपकी होंगी वो एक डिफेंसिव नेचर की होंगी, उसका ना कोई इम्पैक्ट होगा ना इफेक्ट होगा। आप इनिशिएटिव पकड़ें और यकतरफा एक्शंस के लिए आगे बढ़ें, और वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो आपके रिएक्शन जो हैं वो ग्राउंड सिचुएशन पे भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनली भी आप कर सकते हैं। लेकिन जनरल साहब कदम कलामी की माफी, एक तो वहाँ पे जो नई, एक जिस तरह शाह साहब भी कह रहे थे, एक नई वहाँ पे लीडरशिप इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, ओके वो फेल हो गई। लेकिन जिस तरह उमर अब्दुल्ला और उनके खानदान का सारा जो मौक़िफ़ रहा है और जिस तरह जो सारी चीज़ें जिस तरह वो लेके चलते रहे, क्या यूथ उनके साथ आइडेंटिफाई करेगी? क्या वो इसमें इस इन अज़ाइम में कामयाब हो पाएंगे? देखिए बात यह है कि कश्मीर में वो दो तीन चीजें करते हैं। एक तो खैर उन्होंने अभी आबादी का तनासब वाला किया, वो खासा वोटर वहां से ले आएंगे। फिर यह है कि जो कश्मीरी जो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं वो अगर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे तो उनका इलेक्शन में वैसे वोट नहीं होगा। फिर जो लोग वोट देना चाहेंगे, जिनको वो खुद लेके आएंगे, वो वही होंगे जो लॉयलिस्ट होंगे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के, और कुछ जो गरीब गुरबा इधर उधर होंगे उनको पैसे दे के ले आएंगे। तो बात यह है कि रियासत के हाथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके जरिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो आप उसके उन अज़ाइम को नाकाम बनाने का पहले से खेल करेंगे तो उनके हाथ से ये पॉलिसी नहीं होगी। मैं जरा क्विकली नईमा साहिबा से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। नईमा साहिबा, आप क्या जनरल साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि रियासत के पास बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं और जो उन्होंने सारी अभी मंजरकशी की है? देखिए, रियासत के पास टूल होते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर की सिचुएशन इस वक्त ज़रा डिफरेंट है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है वो ये है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम लीडरशिप के साथ जिस तरह का तरीका इख्तियार किया, उनको जेलों में बंद रखना, उनसे बॉन्ड लेना, उनसे बहुत सारे ऐसे लोगों से कहना कि आप सियासत को ही छोड़ दें, तो इस सारी की सारी चीजें जब एक्यूमुलेट होती हैं तो उसमें एक नया जो है मंजरनामा उभरता है।
तो मुझे लगता है जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी है वो भी आज समझेगी, वो भी आज बहुत बार ये फैसला करने के लिए उन्हें सोचना होगा कि क्या हम बहुत बार उनको में जाएंगे। ठीक, जो इलेक्शन मेरे साहबा, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और जन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।